Welcome, friends. So, next topic is the making and unmaking of non-cooperation. असहयोग की शुरुआत और अंत. Mahatma Gandhi was to spend much of 1917 in Champaran, seeking to obtain for the peasants security of tenure as well as the freedom to cultivate the crops of their choice. 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने में बीता. 1917 उन्होंने काफ़ी समय चंपारण में बिताया. द फॉलोइंग ईयर 1918 गांधी जी वॉज इन्वॉल्व इन 2 कैंपेन्स इन हिज होम स्टेट ऑफ गुजरात. तो नेक्स्ट साल गांधी जी 1918 में अब 2 कैंपेन में इन्वॉल्व होते हैं. उनके अपने गृह राज्य में, है ना, 2 कैंपेन्स गृह राज्य में उनके गुजरात में वो करते हैं 1918 में. 1917 में कहाँ? चंपारण में. फर्स्ट ही इंटरवीन्ड इन ए लेबर डिस्प्यूट इन अहमदाबाद डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स. तो पहले तो वो एक लेबर डिस्प्यूट में अपने आप को शामिल करते हैं, इंटरवीन करते हैं, जहाँ पे वो टेक्सटाइल मिल वर्कर, जो कपड़ा उद्योग के वर्कर्स थे, उनके लिए एक बेटर वर्किंग कंडीशन की मांग करते हैं. Then he joined peasants in Kheda in textile in asking the state for the remission of taxes following the failure of their harvest. तो खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा जगह में वो फिर दूसरे मूवमेंट में शामिल होते हैं, किसानों के साथ शामिल होते हैं, है ना. और वो राज्य को कहते हैं, राज्य से उनकी डिमांड ये होती है कि किसानों के टैक्स को माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ की जो फसल थी वो फेल हो गई थी. हार्वेस्ट जो था वो फसल चौपट हो गई थी, सही हुआ नहीं था. तो किसानों का लगान माफ़ करने की उन्होंने मांग रखी थी. These initiatives in Champaran, Ahmedabad and Kheda marked Gandhiji out as a nationalist with a deep sympathy for the poor. तो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में ये जो की गई पहल थी, ये गांधी जी को एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभारता है जिनसे गरीबों के लिए एक गहरी सहानुभूति थी. तो एक ऐसा मैसेज आता है कि जो गांधी जी एक ऐसे लीडर हैं जो नेशनलिस्ट होने के साथ साथ इनको डीप सिंपैथी फॉर पुअर, इनको गरीबों के प्रति इनकी काफ़ी सिंपैथी है. एट द सेम टाइम दिस वेर ऑल लोकलाइज स्ट्रगल्स. और ये ऑफकोर्स ये लोकलाइज स्ट्रगल थे, ये जो है स्थानीय संघर्ष थे. देन इन 1919 द कॉलोनियल रूलर्स डिलीवर्ड इनटू गांधीज लैप एन इशू फ्रॉम विच ही कुड कंस्ट्रक्ट ए मच वाइडर मूवमेंट. तो क्या कहते हैं कि उसके बाद 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे वो कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे. क्या है वो मुद्दा? ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ 1914-18 द ब्रिटिश हैड इंस्टीट्यूटेड सेंसरशिप ऑफ प्रेस एंड परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल. तो जो 1914 से 18 के जो महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी. डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड सेंसरशिप ऑफ द प्रेस. नाउ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी chaired by Sir Sidney Rowlett, these tough measures were continued. तो अब जो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति के संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया. सो रिकमेंडेशन किसका था? रिकमेंडेशन ऑफ सर सिडनी रॉलेट. इन रेस्पॉन्स गांधी जी कॉल्ड फॉर ए कंट्री वाइड कैंपेन अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट. तो इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया. In towns across North and West India, life came to stand still as shops shut down and schools closed in response to the बंद कॉल. तो जो नॉर्थ इंडिया और पश्चिम इंडिया, जो नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया था, वहाँ लाइफ एक तरह से रुक गई, सारे दुकानें बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए. ये जो उन्होंने बंद बुलाया उसके आधार पे ये सारी चीज़ें बंद हो गई. द प्रोटेस्ट वेर पर्टिकुलरली इंटेंस इन पंजाब वेयर मेनी मैन हैड सर्व्ड ऑन द ब्रिटिश साइड इन द वॉर एक्सपेक्टिंग टू बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सर्विस. तो ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो विरोध है, वो पर्टिकुलरली पंजाब जैसे क्षेत्र में बहुत विशेष रूप से ये इंटेंस हो जाता है. इसका विशेष रूप से कड़ा विरोध हो जाता है पंजाब में, जहाँ के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी और अब वो अपनी सेवा के बदले वो इनाम की अपेक्षा कर रहे थे. इंस्टीड दे वेर गिवन द रॉलेट एक्ट. और जब वो इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, उनको क्या मिला? उनको इसके बदले में उनको एक कठोर कानून रॉलेट एक्ट के द्वारा मिला. Gandhi ji was detained while proceeding to the Punjab even as prominent local Congress were arrested. तो क्या हुआ कि पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया और स्थानीय जो कांग्रेस जन थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था.
The situation in the province grew progressively more tense, reaching a bloody climax in Amritsar in April 1919 when a British brigadier ordered his troops to open fire on a nationalist meeting. सो होता क्या दोस्तों, ये जो प्रांत की स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गई और अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन, है ना, एक अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन में अमृतसर में यह खून खराबे के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया, है ना। तो जहां एक राष्ट्रवादी सभा हो रही थी जालियांवाला बाग में, हम आते हैं दोस्तों, और वहां ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर ने सभा पे नेशनलिस्ट मीटिंग पे गोली चलाने का हुक्म दे दिया। मोर देन 400 पीपल वेयर किल्ड इन व्हाट इज नोन एज द जालियांवाला बाग मैसेकर, और 400 से ज़्यादा लोग मारे गए और इस हत्याकांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। सो ये बहुत दर्दनाक स्टोरी थी दोस्तों। जालियांवाला बाग में वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से एक बैसाखी के दिन, एक सिखों का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार का दिन था, अप्रैल माह में मनाया जाता, और वहाँ पे सभी लोग जमा थे, वहाँ पे मेले लगे हुए थे और वहाँ पे बच्चे थे, महिलाएं थी, और वहाँ पे कुछ नेशनलिस्ट मीटिंग हो रही थी, कुछ भाषण दे रहे थे और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध का बातें रख रहे थे। लेकिन वहाँ पे ब्रिगेडियर जनरल डायर आते हैं, ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल, और बिना कोई नोटिस दिए वो गोली फायर करने का ऑर्डर दे देता, और जिसके कारण सैकड़ों की संख्या में 400 से ज़्यादा लोग लगभग मारे जाते हैं और काफ़ी लोग घायल हो जाते हैं। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड ये बहुत ही दर्दनाक हत्याकांड था। इट वॉज द रॉलेट सत्याग्रह दैट मेड गांधी जी ए ट्रू नेशनल लीडर। रॉलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। सो याद रखिएगा दोस्तों, ये emboldened by its success, Gandhi ji called for a campaign of non-cooperation with British rule. इसकी सफलता से उत्साहित होकर जो रॉलेट सत्याग्रह का जब वो विरोध करते हैं, तो उसके सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन की मांग कर दी। नॉन कॉपरेशन का उन्होंने मांग कर दिया। इंडियंस हु विश्ड कॉलोनियलिज्म टू एंड वेयर आस्क्ड टू स्टॉप अटेंडिंग स्कूल्स, कॉलेजेस एंड लॉ कोर्ट्स एंड नॉट पे टैक्सेस। उन्होंने कहा कि जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करने चाहते थे, उनसे आग्रह किया कि वह स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय ना जाएं तथा कर ना चुकाएं। इन सम दे वेयर आस्क्ड टू अडेयर टू रिनंसिएशन ऑफ ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो संक्षेप में कहें कि सभी व्यक्तियों को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करने को कहा गया। इफ नॉन कॉपरेशन वॉज इफेक्टिवली कैरिड आउट, सेड गांधी जी, इंडिया वुड विन स्वराज विद इन ईयर। तो गांधी जी ने बोला कि यह जो असहयोग है, ये जो नॉन कॉपरेशन है, अगर इसको प्रभावशाली तरीके से लागू कर दिया जाए तो भारत 1 साल में स्वराज अटेंड कर लेगा, भारत 1 साल में अपना शासन स्थापित कर लेगा। To further broaden the struggle, he joined hands with Khilafat movement that sought to restore caliphate, a symbol of pan-Islamism, which had recently been abolished by the Turkish ruler Kemal Atatürk. तो टर्की में एक लीडर थे कमाल अतातुर्क, उनके द्वारा वहाँ जो कैलिफेट चलता है ना, पूरा वर्ल्ड वाइड इस्लामिज़म के सपोर्ट में सिंबल में एक कैलिफेट होता है ना, कैलिफेट जो है खलीफा का हेड होता है, तो वो उसको ख़त्म कर देता है। टर्किश रूलर केमाल अतातुर्क उसको ख़त्म कर देता है, अबॉलिश कर देता है, और इसके खिलाफ एक मूवमेंट चल रही थी, खिलाफत मूवमेंट ऑलरेडी एक चल रही थी। तो ये इन्होंने अपना असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया। निटिंग ए पॉपुलर मूवमेंट, एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी। So Gandhiji hoped that by coupling non-cooperation with Khilafat, India's 2 major religious communities, Hindus and Muslims, could collectively bring an end to colonial rule. तो गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के 2 प्रमुख धार्मिक समुदाय, हिंदू और मुसलमान, मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। उनको लगा कि जब नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत दोनों मिल जाएंगे, हिंदू मुस्लिम दोनों मिल जाएंगे, और दोनों मिलकर अगर लड़ेंगे तो उपनिवेशवाद की जो सरकार है वो जल्दी समाप्त हो जाए। These movements certainly unleashed a surge of popular action that was altogether unprecedented in colonial India.
तो इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्रवाई के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था और ये चीज़ें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी, ऐसा कभी हुआ नहीं था। स्टूडेंट स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस रन बाय द गवर्नमेंट। विद्यार्थी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। लॉयर्स रिफ्यूज टू अटेंड कोर्ट। वकीलों ने अदालत जाने से मना कर दिया। द वर्किंग क्लास वेंट ऑन स्ट्राइक इन मेनी टाउन्स एंड सिटीज। According to official figures, there were 396 strikes in 1921 involving 6 lakh workers and a loss of 7 million work days. है ना? तो कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख से श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। द कंट्री साइड वॉज सीथिंग विथ डिसकंटेंट टू। और जो देहात था वहाँ भी असंतोष था, वहाँ भी असंतोष से वो आंदोलित हो रहा था। हिल ट्राइब्स इन नॉर्दर्न आंध्रा वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉज। तो उत्तरी आंध्रा की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी। फार्मर्स इन अवध डिड नॉट पे टैक्स। तो जो अवध के किसान थे उन्होंने कर अदायगी से मना कर दिया, नहीं दिया। पीजेंट्स इन कुमाऊं रिफ्यूज टू कैरी लोड्स फॉर कॉलोनियल ऑफिसर्स। और जो कुमाऊं, उत्तराखंड के कुमाऊं में के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। सो दीज प्रोटेस्ट मूवमेंट्स वेर समटाइम्स कैरिड आउट इन डिफायंस ऑफ द लोकल नेशनलिस्ट लीडरशिप। तो इन विरोध आंदोलनों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। पीजेंट्स, वर्कर्स एंड अदर्स interpreted and acted upon the call to non-cooperate with colonial rule in ways that best suited their interests rather than conform to the dictates laid down from above. तो हुआ क्या? हुआ ये कि किसानों, श्रमिकों और अन्य ने इसकी अपनी ढंग से व्याख्या की, इस नॉन कॉपरेशन की, तथा औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए जो उनको ऊपर से ऑर्डर आया था, ऊपर से प्राप्त निर्देश दिए गए थे असहयोग किस तरीके से करना है, तो वो उस पर टिके रहने के बजाय ये किसानों, श्रमिकों और अन्य लोगों ने अपने हितों से मेल खाते हुए तरीकों का इस्तेमाल कर कार्रवाई की। तो ऑफकोर्स जो टॉप से आया था वो इंस्ट्रक्शन की जिस तरीके से हमें करना है, थोड़ा बहुत उसमें लोग अपने अपने हितों के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें चेंज कर दिए थे। द वे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज बीइंग फॉलोड। So the non-cooperation, wrote Mahatma Gandhi's American biographer Louis Fisher, became the name of an epoch in the life of India and of Gandhiji, है ना। तो लुई फिशर ये एक अमेरिकी जीवनी लेखक है जो महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में लिखते हैं। ये कहते हैं कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। Non-cooperation was negative enough to be peaceful but positive enough to be effective. तो असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि नॉन कॉपरेशन वॉज नेगेटिव एनफ टू बी पीसफुल बट पॉजिटिव एनफ टू बी इफेक्टिव. इट इंटेल्ड डिनायल, रिनंसिएशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन. इसके लिए प्रतिवाद, प्रतित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे. डिनायल, रिनंसिएशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ये तीन चीज़ें इसका बेसिस था. इट वॉज ट्रेनिंग फॉर सेल्फ रूल, तो यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था. As a consequence of non-cooperation movement, the British Raj was shaken to its foundation for the first time since the revolt of 1857. 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई थी. Then in February 1922, a group of peasants attacked and torched a police station in the hamlet of Chauri Chaura in United Provinces, now उत्तर प्रदेश एंड उत्तरांचल, है ना. तो फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी. फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड. सेवरल कॉन्स्टेबल्स पेरिस्ड इन द कॉन्फ्लैग्रेशन. तो इस पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर जो आग लगाया गया, इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई. This act of violence prompted Gandhiji to call off the movement altogether.
और यह जो हिंसा की यह कार्रवाई से गांधी जी ने इस आंदोलन को तत्काल वापस ले लिए, उन्हें लेना पड़ गया, रेदर गांधी जी को तत्काल वापस लेना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हिंसा हो गया। नो प्रोवोकेशन ही इंसिस्टेड कैन पॉसिबली जस्टिफाई द ब्रूटल मर्डर ऑफ मैन who had been rendered defenseless and who had virtually thrown themselves on the mercy of the mob। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ये उनका जस्टिफिकेशन था। ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ इंडियन वेयर पुट इन जेल। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड इन मार्च 1922 एंड चार्ज्ड विद सेडिशन। तो मार्च 1922 में स्वयं गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। द जज who presided over his trial, Justice C.N. Broomfield, made a remarkable speech while pronouncing his sentence। तो जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड जो उनके जज थे, उन्होंने सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। It would be impossible to ignore the fact, remarked the judge, that you are in a different category from any person I have ever tried or am likely to try। It would be impossible to ignore the fact, in the eyes of the millions of your countrymen, you are a great patriot and a leader. Even those who differ from you in politics look upon you as a man of high ideals and of even saintly life। ये क्या कर रहा, उस जज का टिप्पणी क्या था कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा, इस तथ्य को नहीं नकारा जा सकता, नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जितनी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी के, यू आर नॉट डिफरेंट। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वो भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। So, since Gandhiji had violated the law, it was obligatory for the bench to sentence him to 6 years imprisonment. But the said Judge Broomfield, if the course of events in India should make it possible for the government to reduce the period and release you, no one will be better pleased than I। तो क्या होता, क्या चूंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाया जाना आवश्यक था। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझसे ज़्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा। दिस इज़ ए ग्रेट स्टेटमेंट फ्रेंड्स। जो जज, जब गांधी जी को सेडिशन के चार्ज में मार्च 92 में अरेस्ट कर लिया जाता है, तो जस्टिस जो ब्रूमफील्ड है, उन्होंने इस जजमेंट को जब पढ़ा तो उन्होंने एक रिमार्केबल स्पीच दिया। उन्होंने बताया, उस स्पीच में बोला, उसने एक्सेप्ट किया कि हाउ टॉल लीडर यू आर इन फ्यू ईयर्स ओनली। समझ गए, 1915 में तो आए ही थे। एंड वो बोला कि अगर आपकी सज़ा को कम करती है सरकार तो मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा। चूँकि उन्होंने जो काम किया था जिसके कारण उनको 6 वर्षों की सज़ा सुनानी पड़ी, लेकिन बोला कि अगर ये सज़ा कम कर दी जाएगी तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। सो दिस इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम कि जो जज, जो एक ब्रिटिश जज जो आपको सज़ा दे रहा है, वो चाह रहा है, वो अपनी मंशा व्यक्त कर रहा है कि अगर मैं जजमेंट तो दे रहा हूँ क्योंकि कानून ये कहता है, लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति, आप एक ऐसे टॉल लीडर हैं जिसकी अगर सज़ा कम की जाए तो मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा। सो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। इस टॉपिक को, इस वीडियो को मैं यहीं पे पॉज करता हूँ।